वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करने के लिए हम जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम सभी मुख्य बिंदुओं को कवर कर रहे हैं। इसमें हम पाँच टॉपिक कवर कर चुके हैं दोस्तों। जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो जो 10 नंबर का यूपी ट्रिपल एस सी पैट में आएगा, और उसके हम 5 बिंदु कवर कर चुके हैं और अभी शायद 5 और बचे हुए हैं। तो हम इनको सीरीज बाय सीरीज इसी तरीके से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और उसके बाद हम जो मार्केट में एक अच्छी सी ऑथेंटिक पब्लिकेशन की, जो विश्वसनीय पब्लिकेशन की जो भी पुस्तक होगी, उनके लिए हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे दोस्तों, ताकि हम एग्ज़ाम में एक बेहतर रणनीति के साथ और एक बेहतर स्कोर कर सकें। आज हमारा टॉपिक दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए आज हम इसको कवर करेंगे और एक शायद आपको पसंद आए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों इस सेशन की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज कॉम्पिटिशन इतना टफ हो गया है कि एग्जामिनर डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछता है। तो जो सीधे सीधे क्वेश्चन जो कुछ बच्चे होते हैं कि बस सीधे ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर और उनके स्टेबलाइज्ड याद कर लेते हैं, अब दोस्तों उनसे काम नहीं चलेगा। हमें थोड़ा डेप्थ में जाके इन चीज़ों को समझना होगा, ताकि अंदर से भी जब क्वेश्चन बनेगा तो हम उसको कवर कर सकें। इसीलिए दोस्तों मैंने सभी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा डेप्थ में कराया है, ताकि हमारा इनसे बना हुआ कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो जाए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि इतना लेंथी पेपर में नहीं आता है। दोस्तों कंपटीशन बहुत टफ है, इसीलिए क्वेश्चन अब डेप्थ में बनते हैं। अब ये क्वेश्चन सिंपल से अब नहीं बनते हैं, इसीलिए। वो चलिए अब सबसे पहले हम जो हमारी मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो दोस्तों हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, मतलब इसकी नीड क्यों बनी, नीड कैसे बनी, क्यों बना। मतलब किसी चीज़ का कोई ऑब्जेक्टिव होता है ना कि बनाने के लिए, ऐसे ही तो कोई ऐसे फालतू में तो बनाएगा नहीं। तो इसीलिए हम इसको सबसे पहले इसकी नीड कैसे हुई और ये क्यों ये बनाया गया, इसीलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था दोस्तों 1914 और 1918 तक हुआ था। इसके बाद विश्व शांति, मतलब इसमें काफ़ी लोग मरे थे सब। वर्ल्ड वॉर तो आप जानती हैं कितना बदतर स्थिति होती है। इसके बाद एक ये सोचा गया कि विश्व शांति को कैसे स्थापित किया जाए। उसके लिए ये सोचा गया कि आगे कोई भी युद्ध न हो, इसके लिए एक लीग ऑफ नेशन बनाया गया। आगे कोई इस तरीके का वर्ल्ड वॉर न हो, तो इसीलिए एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई 10 जनवरी 1920 में। परंतु यह विश्व युद्ध, मतलब इसकी स्थापना जो की गई थी दोस्तों इसलिए की गई थी कि विश्व शांति बनाएगा और अगले भविष्य में इस तरीके का कोई भी वर्ल्ड वॉर न हो उसको रोकेगा। परंतु ये रोक नहीं पाया दोस्तों। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और प्रथम विश्व युद्ध जो वर्साई की संधि से समाप्त हुआ था दोस्तों, उस समय जो यूएसए के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे, उन्होंने ही लीग ऑफ नेशन बनाया था। ये क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस देश के राष्ट्रपति ने की थी? इस तरीके से राष्ट्रपति यूएसए के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे जिसको राष्ट्रसंघ कहते थे, राष्ट्रसंघ भी कहते थे दोस्तों इसको हिंदी में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड मैं बता चुकी हूँ। तो ये अपने समय का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। इसके बाद धीरे धीरे जब ये एक हेडक्वार्टर बन गया, तो धीरे धीरे इसके साथ और भी उसके बराबर में दूसरे हेडक्वार्टर बनने लगे। तो यही वजह है कि स्विट्जरलैंड, जेनेवा में सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर मिलते हैं इसके बराबर, क्योंकि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन थी और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इसके बराबर में ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे वहीं स्टेबलाइज होने लगी। इसीलिए लेबर, फूड, शांति, स्वास्थ्य, मौसम, व्यापार, जितने भी इनके वर्ल्ड WTO हो गया, वो वेदर वर्ल्ड वेदर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड फूड, इस तरीके का कई सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन वहीं पे बने। इन सब के हेडक्वार्टर इसलिए जेनेवा में है। परंतु लीग ऑफ नेशन सक्सेस नहीं कर पाया दोस्तों, ये मैं अभी बताई हूँ। इसके 2 वजह थे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जो भी देश इस देश का जिसका मेंबर बनना चाहता था, उससे सबसे पहले अपनी संसद में बिल पारित करना पड़ता था कि हम इसके सदस्य बन रहे हैं और हम इसके सदस्यता नहीं छोड़ सकते। सबसे मेन पॉइंट तो इसका ये था कि हम बन गए हैं तो इसकी सदस्यता कभी छोड़ नहीं सकते हैं।
और ये खुद जो यूएसए के प्रेसिडेंट इसको लाए थे, उन्होंने खुद अपनी पार्लियामेंट में इसको पारित नहीं किया, तो लोग इसे और अदर देश की जो कंट्री थी वो इससे हट रही थी कि क्या पता इसके रिजल्ट बहुत ही भयावह हो सकता है। और दूसरा क्या हुआ कि जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तो लीग ऑफ नेशन चुपचाप ये देखता रहा, जबकि इसको बनाया गया था इसलिए कि युद्ध ना हो, कोई देश किसी भी देश पर आक्रमण ना करे। इसने कोई एक्शन ही नहीं लिया, लीगल एक्शन। तो इस वजह से सोचा, लोगों का इस वजह से ट्रस्ट उठने लगा कि ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है, तो इसमें सदस्यता लेने से फ़ायदा क्या है। फिर जर्मनी ने धीरे धीरे फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, बाल्टिक देश आदि पर कब्जा करने लगा, और इसी होते होते सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। पर लीग ऑफ नेशन ने कुछ नहीं किया, तो ये बिल्कुल टोटली फेल्ड हो गया। और 1939 से 1945 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता रहा। लीग ऑफ नेशन को लोगों ने भंग कर दिया और इसकी बहुत ही इंसल्ट हुई। इसमें वुड्रो विल्सन को भी बहुत लोगों ने कहा, और उसकी जगह पर दोबारा से फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लाया गया दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जैसे लीग ऑफ नेशन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोकना था, तो इसका उद्देश्य थर्ड वर्ल्ड वॉर रोकना है। अब तक तो देखो ये रुका हुआ है, पर ये यूएनओ भी इस अपना एक लीगली वर्क नहीं करता है, पार्शलिटी करता है। और चलो ये तो अलग पॉइंट हो गया। अब यूएनओ जब हुआ 24 अक्टूबर 1945 में इसका गठन किया गया, वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद। इसके 6 अंग हैं दोस्तों। एक सबसे इम्पोर्टेंट है जनरल असेंबली, जिसको महासभा कहते हैं। इसके 193 कंट्री से मेंबर हैं। यूएनओ में जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी ऑटोमेटिकली इसके सदस्य हो जाते हैं, क्योंकि यूएनओ में 6 अंग है। 6 जिस तरीके से हमारे में संसद में एक लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, इस तरीके से फिर 2 अंग हो गए, इसी तरीके से इसके 6 अंग है जिसके अलग अलग वर्क होते हैं। इसका जो टेन्योर है दोस्तों 1 ईयर का होता है। इसको लघु संसद भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें इतने सारे देश के मेंबर हैं। इसके अध्यक्ष सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महासभा की पहली अध्यक्ष कौन थी, वो हमारे भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। ये बहुत, और जो अभी 8% जो है अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के हैं। और सेकंड पार्ट इसका कौन सा है? ट्रस्ट। इसमें यूएनओ को कार्य संचालन के लिए पैसे मतलब डोनेशन दिया जाता है। कौन सा, जो भी देश जितना भी कंट्रीब्यूट इसमें करता है उन सब का जो ऑडिशन रखता है वो इसी में रखा जाता है। इंडिया में 1% देता है यूएनओ का, यूएनओ को टोटल खर्च का 1% देता है। थर्ड पार्ट है इसका इंटरनेशनल कोर्ट। इसका हेडक्वार्टर है किधर? नीदरलैंड में। ये भी दोस्तों आपको पता ही होगा। देखो ये कितना क्वेश्चंस आया हुआ है, हर एक क्वेश्चंस में अभी बन ही जाता था एक क्वेश्चन। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नीदरलैंड। इसमें 15 जज होते हैं दोस्तों, और इसके फर्स्ट जो जज थे बेनेगल राजा राव थे। इसका कार्यकाल इसका टेन्योर जो होता है 9 ईयर का होता है। इसका सबसे लंबा टेन्योर भी पूछा गया है दोस्तों। जहाँ भी थोड़ा डेप्थ में वो क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है तो वह इस तरीके के नए ही क्वेश्चन खोज के निकालता है। इसीलिए दोस्तों इसको डेप्थ में जरूर इसको याद, ये मत सोचिएगा इससे ये तो हमारा बहुत टाइम ले जाएगा। नहीं दोस्तों, ये टाइम नहीं लेगा, इससे आपका क्वेश्चन बनेंगे तो आप उसको आधा अधूरा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो भी हम करें वो इस तरीके का तो करें कि उससे अगर क्वेश्चंस बने वो ना छूटने पाए। या भले ही हम वो जो जहाँ से हमने पढ़ा नहीं है वहाँ से क्वेश्चन छूटे तो उसमें दिक्कत नहीं होती, बट जहाँ से हमने पढ़ा हुआ है और वहाँ से भी क्वेश्चन स्किप होने लगे तो फिर एक हम सेफ जोन में नहीं रह पाते। चलो दोस्तों चलते हैं अगला। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। कार्यकाल इसका 9 ईयर का होता है। तीसरा सेक्रेटरीट, ये सबसे इम्पोर्टेंट तो दूसरे में 6 अंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। इसमें जितना भी कार्यालय हमारा डॉक्यूमेंटल वर्क जितना भी होता है वो सभी इसी में होता है, पेपर वर्क, और यही सब होता है। महासचिव इसके महासचिव, इसके जो अध्यक्ष को कहते हैं महासचिव कहते हैं, सचिवालय और महासचिव, जो एंटोनियो गुटेरेस है। अभी इसका टेन्योर 5 ईयर का होता है। इसके सबसे पहले जो अध्यक्ष थे त्रिगवेली थे। अब देखते हैं दोस्तों सामाजिक और आर्थिक परिषद। ये पूरी दुनिया में सामाजिक भेदभाव को दूर करने का कार्य करती है। मतलब कि सामाजिक और आर्थिक परिषद इसलिए, जैसे कुछ लोग में आर्थिक है, कोई ज़्यादा अमीर है, कोई ज़्यादा गरीब है, कुछ लोगों को खाने के लिए खाना भी नहीं है, कुछ सामाजिक बहिष्कृत है, जैसे कोई एक बड़ी कास्ट हो गई, छोटी कास्ट हो गई, इसलिए सामाजिक भेदभाव होता है। और ये आर्थिक पैसे वाला भेदभाव होता है। ये पूरी दुनिया में उस भेदभाव को दूर करने की कोशिश करता है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई थी वो भी इसी के थ्रू बनाई गई थी। और आर्थिक खाद्य सामग्री आदि संबंधी, मतलब कि जो खाद्य सामग्री किसी देश में अकाल, जैसे श्रीलंका में अभी फूड इमरजेंसी लगी हुई है, इसमें इस तरीके से इनको फूड सप्लाई करने का कार्य यही इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। यूनेस्को भी इसी ने बनाया था दोस्तों, वो हमारी कल्चरल एक्टिविटी को देखता है। और FAO यूनिसेफ भी इसके अंडर में ही कार्य करते हैं। इसमें 54 कंट्री है। इसका जो कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।
और 1/3 इसके मेंबर और तीसरे वर्ष में रिटायर होते रहते हैं। जैसे हमारे राज्यसभा में 1/3 हर 2 साल में रिटायर होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, अब चलते हैं दोस्तों अपने 6th पॉइंट पे, सिक्योरिटी काउंसिल। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है क्योंकि इसका वर्क सिक्योरिटी करना होता है। इसमें 15 मेंबर होते हैं, 10 अस्थायी और 5 स्थायी। इसके जो स्थायी मेंबर होते हैं ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत, जो 5 स्थायी मेंबर पूछा जाता है ना क्वेश्चन में, वो इसके सिक्योरिटी काउंसिल के ही मेंबर होते हैं दोस्तों। कभी कभी हमें लगता है वो पूरे के पूरे यूएनओ के ही 5 स्थायी सदस्य हैं, ये सिक्योरिटी काउंसिल के 5 सदस्य हैं। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एंड चीन। इनके पास दोस्तों वीटो पावर होती है, जो ये चाहें वो ही कर सकते हैं। इनका अस्थायी चुनाव अल्फाबेटिक, और जो अस्थायी सदस्य होते हैं जैसे ऊपर लिखा है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी। ये 5 स्थायी तो कभी नहीं बदलते हैं, जब तक यूएनओ रहेगा तब तक 5 स्थायी सदस्य ही बने रहेंगे, तो कभी नहीं बदलेगा। जो अस्थायी होते हैं वो 2-2 साल में बदलते रहते हैं। इनका अल्फ़ाबेटिकली मतलब पहले जो ए से स्टार्ट होंगे, पहले वो 10 कंट्री उठा ली, फिर बी से स्टार्ट हुए, फिर 20 कंट्री उठा ली। इस तरीके से सभी कंट्री बैक टू बैक 1 बाय 1 करके ये अपने सदस्य अस्थायी बनते रहते हैं। और अस्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति होती है। अगर अस्थायी सदस्य में से कोई एक वीटो शक्ति, मतलब वीटो का मीन होता है प्रोहिबिट, हम इसको प्रोहिबिट करते हैं, मतलब मना करते हैं, मना ही करना, रेस्ट्रिक्ट करते हैं इस तरीके का। अगर कोई भी 5 सदस्य में से कोई भी, जैसे इन लोगों के पास कोई बिल लाया गया है, उसके लिए सभी स्थायी सदस्यों की कंसेंट होना जरूरी होता है, एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। इसीलिए अगर कोई भी इनमें से वीटो यूज कर देता है, वीटो मीन्स प्रोहिबिट, कि मैं इसको नहीं मानता हूँ, तो वो बिल यूएनओ में पारित नहीं हो सकता। यही वजह है दोस्तों, जैसे चाइना, क्योंकि यूएनओ का काम ये है कि कोई देश किसी देश पे आक्रमण ना करे, यूएनओ का मेजर वर्क ये है, और कोई भी इस तरीके से फिर वर्ल्ड वॉर ना हो। तो जब जैसे चीन है, चीन कब अलग अलग आप ही सोचेंगे कि कब्जा कर लेते हैं, रूस है, रूस भी जैसे यूक्रेन पे कब्जा कर रहा है, पर कोई भी यूएनओ से बचाने ही नहीं आया। इस तरीके से तो बचाना चाहिए था ना, एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कराए, पर क्या है दोस्तों, रूस के पास वीटो पावर है। तो वीटो पावर है, तो जब भी इस तरीके का बिल यूएनओ में लाएगा कि ये देश इसका हमारा इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, इसको सप्रेस कर रहा है, तो इसके लिए हम इस पे देश पे आक्रमण किया जाए, तो तभी रूस अपनी वीटो यूज कर देता है। इसमें वीटो यूज कर देता है, तो वीटो करते कि प्रोहिबिट, कि मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं इसको मानता नहीं हूँ, तो बस वो बिल वहीं के में समाप्त हो जाता है। और दोस्तों यही जो मेजर कंट्री है, यूएसए हो गया, रूस हो गया, चाइना होगा, यही दूसरे देशों को ऑक्यूपाई करते हैं, और इन्हीं के खिलाफ वीटो नहीं लाई जा सकती। इसलिए दोस्तों सब देश चुपचाप देखते रहते हैं, यूएनओ कुछ भी नहीं करता है। और भारत के पास इसकी एक सदस्यता नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारत एक एनपीटी का सदस्य है। एनपीटी की कोई भी देश अस्थायी जो मेंबर है उससे अलग न्यूक्लियर पावर नहीं रखेंगे, परमाणु हथियार नहीं रख सकते, जबकि भारत के पास परमाणु हथियार है। एक CTBT इसी तरीके का परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता कोई भी देश, ये जबकि ये दोनों चीज़ें भारत ने की हुई हैं। इसमें भाषा आप देख लेते हैं, इसकी भाषा देखो दोस्तों, इसकी 6 लीगल भाषाएं हैं, वैधानिक भाषा इसकी 6 हैं, जबकि 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब जब आपसे ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो आप 2 लगाएंगे, और जब लीगल वैधानिक पूछे तो आप 6 लगाएंगे। 6 इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन, चाइनीज, मंदारिन। 2 ऑफिशियल इंग्लिश और फ्रेंच है। सबसे नई इसमें अरबी भाषा को जोड़ा गया। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, हरमट्टन द्वीप पर। और इसका ध्वज के बारे में आप खुद से PDF से पढ़ लीजिएगा, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अभी जो महासभा के अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद मालदीव की, और भारत 8 बार सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य चुना जा चुका है। न्याय परिषद जो भी हम आपके पढ़ के आए हैं, अभी इसने वर्क करना बंद कर दिया है दोस्तों, जिसमें इसका चंदा आता था, डोनेशन आता था। और यूएनओ के एक महासचिव दुर्घटना में मारे गए थे, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था मरणोपरांत, वो पूछ लिए जाते हैं। और 2001 में भी इसको यूएन को नोबेल प्राइज मिला है। अब देखते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, WHO इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, मैंने आपको बताया था। और इसकी एसिड जो होती 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। मैंने आपको कल ही ये सीरीज कवर कराई थी, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको देखना ज़रूर। और इसमें 193 मेंबर है। USA ने इसकी मेंबरशिप छोड़ दी है अभी जो कोविड के ड्यूरेशन में। और अब नेक्स्ट पे जाते हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर ऑल्सो इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, एंड एस्टेड वॉज द 1 जनवरी 1995। इसका पुराना नाम दोस्तों गेट हुआ करता था कभी, बाद में इसको WTO कहा गया, पहले इसको गेट कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ।
इसका पहले ये फुल फॉर्म थी गेट की, पूछ लेते हैं वर्ल्ड WTO का पुराना नाम क्या था। इसकी जो भी 8% 164 मेंबर है, सबसे 164वां मेंबर जो बनाया अफगानिस्तान बनाया। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है। वर्ल्ड बैंक इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन, क्योंकि इसका थोड़ा हटके है ना, उन लोगों का तो जिनेवा में हो गया, इसका थोड़ा हटके है वॉशिंगटन DC। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी दोस्तों। वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इनकी स्थापना 1944 में दोनों की एक साथ ही हुई थी। जो एक ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ही इन दोनों की स्थापना की गई थी। इन दोनों का काम ही दोस्तों, जो दूसरी कंट्रियाँ होती है, जो गरीब कंट्रियाँ होती है, इस तरीके से सबको लोन देना, ऋण देना होता है, ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्थाओं में अर्थव्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का अपना विकास कर सके। और ये दोनों अलग अलग मतलब IMF क्या होता है, वो सिर्फ अपने, इनमें डिफरेंस क्या है, आप ये सोचेंगे कि जब भी दोनों ही ऋण देते हैं तो एक ही बना लेते। दोस्तों ये है कि IMF सिर्फ अपने सदस्यों को ही ऋण देता है, और वो उन लोगों को देता है सिर्फ गरीबी, उसका मेन फोकस क्या रहता है, सिर्फ गरीबी को दूर करने के लिए वो ऋण देता है। जबकि वर्ल्ड बैंक क्या होता है, जब हमारी कोई रोड बननी होती है, कोई एक फ्लाईओवर इस तरीके का कुछ भी बनना होता है, तो हम वर्ल्ड बैंक से ऋण लेते हैं। वर्ल्ड बैंक आर्थिक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए ऋण देता है, ताकि देशों में डेवलप हो सके कंट्रियाँ। वर्ल्ड बैंक को दोस्तों कई सारे संस्थाओं का समूह है। इसका पहले एक नाम हुआ करता था, जो अब भी बहुत पूछा जाता है, IBRD किसका नाम है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 1945। और इसका दूसरा IFC भी इसको कहा जाता है, इंटरनेशनल। इसके अंदर जो संस्थाएं हैं, इन लोगों को मतलब इनको IFC अगर कहेंगे तो वो हमारा जो रेफरेंस जाएगा वर्ल्ड बैंक से ही जाएगा। ये इसके अंदर की संस्थाएं हैं जो अलग अलग काम करती हैं। IFC हो गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960, ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसकी स्थापना जो हुई थी 1966 में हुई थी। जो पैसे संबंधी डिस्प्यूट होता है वो सब इसको ही रिजोल्व करता है। जो पैसे संबंधी इनके सभी के अलग अलग वर्ग होते हैं दोस्तों। जो पैसे संबंधी मॉनिटरी जो डिस्प्यूट होते हैं उसको रिजोल्व करता है। एक 5th इज द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और अब चलते हैं दोस्तों, जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 ब्रेटन वुड सम्मेलन में, जैसे कि मैंने आपको एज आई टोल्ड यू, और सम्मेलन में हुई थी। 1945 में इसने अपना कार्य करना शुरू किया था। क्वेश्चन में ये क्या आएगा, 1944 आएगा, 1945 आएगा। अन्य नाम इसके IBRD IDA, जो मैंने अभी फुल फॉर्म ऊपर बताई है। अभी कुल सदस्य इसके मेंबर, जो टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं, 189। IBRD अभी फुल फॉर्म हम देख चुके हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF की एक ही संस्था है। इनको दोनों को जुड़वा बहने कहा जाता है, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव तो सेम है ना दोस्तों। दोनों ऋण देती हैं, दोनों अदर कंट्री को पैसे देती हैं, इसलिए इन दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज द ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका यही चीज़ें पूछी जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वन इज दैट यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, फ्रांस। ये UN की एक विशेष एजेंसी है। अभी मैंने ऊपर UN में बताया था कि यूनेस्को भी इसी के अंडर में कार्य करता है दोस्तों। ये कल्चरल एक्टिविटी को देखता है। और भी 1-2 संस्थाएं थी जो ऊपर मैंने अभी बताई थी आपको। ये UN की विशेष एजेंसी है जो संस्कृति विज्ञान के क्षेत्र में काम करती है, सांस्कृतिक कल्चरल इस तरीके की। उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ये UNDP का भी सदस्य है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो भी UN की ही एक इस तरीके की संस्था है। तो ये दोनों ही इसी तरीके के इनके काम है। और इसके मेंबर कंट्री 193 प्लस 11 इसके संबंध सदस्य देश हैं। USA और इजराइल ने इसकी अभी सदस्यता छोड़ दी, लीव कर दिया है यूनेस्को को। यूनेस्को विश्व विरासत, जो हमारी विश्व विरासत सूची अभी यूनेस्को साइट में जो भारत के जोड़े जाते हैं, इस तरीके के ये कल्चरल एक्टिविटी को देखते हैं। इस तरीके की हमारी अमूर्त टेंजिबल इंटेंजिबल साइट्स को उसमें वो करते हैं, ताकि वो एक टूरिस्ट पैलेस की तरह है, जो टूरिस्ट पैलेस डेवलप हो सके, लोग वहाँ की इकोनॉमी, पर्यटन की इकोनॉमी में भी उसकी भागीदारी हो सके। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। अभी हमारे रामप्पा धोलावीरा मंदिर और रामप्पा मंदिर अभी हमारी जो टोटल यूनेस्को साइट 40 हो चुकी हैं। सबसे पहली जो थी एलोरा गुफा थी महाराष्ट्र में 1983। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ये लेटेस्ट वाले तो करंट के क्वेश्चन बन जाएंगे, बट ये फर्स्ट वाला स्टैटिक में आता है। 1983 में सबसे पहला जो हमारी यूनेस्को साइट बनी थी एलोरा गुफा बनी थी।
1951 में यूनेस्को के द्वारा से 1951 से यूनेस्को के द्वारा ही विज्ञान के क्षेत्र में थोड़ा आगे आने के लिए लोगों को उसके लिए एक कलिंग रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ये दोस्तों वैसे भी क्वेश्चन बन जाता है, कलिंग रत्न पुरस्कार किससे संबंधित है, तो विज्ञान के क्षेत्र से। भारत में इसको 1951 से ही कलिंग फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसके जो संस्थापक के विजयानंद थे। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको याद रखना है। जो कलिंग रत्न पुरस्कार देता है वो कौन सी संस्था देती है? यूनेस्को। यूनिसेफ पे अगला आता है हमारे नेक्स्ट वन इज यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका न्यू नेम दोस्तों UNCF हो गया है अभी, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और अब चलते हैं इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। अब चलते हैं रेड क्रॉस पे। इसका हेडक्वार्टर ऑल्सो इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। ज़्यादातर दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही आएंगे, आप इनको एक अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा सिंपली, जहाँ भी जेनेवा में जिसके भी हेडक्वार्टर है तो वो वहाँ से एक सीरीज में याद रह जाएगा आप लोग को। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा। ऑब्जेक्ट इसका क्या था? उद्देश्य युद्ध, आंदोलन, हिंसा आदि में घायल व्यक्तियों की मेडिकल हेल्प करना। रेड क्रॉस सोसाइटी का दोस्तों उद्देश्य ये था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा युद्ध, लोग मर रहे थे, सिपाही घायल हो जाते थे, उनको एक मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती थी। इस तरीके से इसको देखते हुए इस संस्था को सबसे ज़्यादा बार नोबेल पुरस्कार अभी से सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट को भी 1901 में नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद इसको नोबेल प्राइज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मिला, क्योंकि इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोगों की घायल सैनिकों का बहुत इलाज किया, जो एक ह्यूज अमाउंट था उस टाइम पे, और उन लोगों को बहुत मेडिकल हेल्प दी, क्योंकि वहाँ पर इतना बहुत बुरी तरीके नरसंहार हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वही सेम कंडीशन हुई, और उसके बाद इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। 1963 में दिया गया, जब इसकी सेंचुरी हो चुकी थी। रेड क्रॉस डे 8 मई को होता है। अब चलिए नाटो पे चलते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है ना, जो उसके ऊपर के देश आते हैं, जिससे उनकी बाउंड्रीज लगी हुई हैं, इसकी ज़्यादातर कंट्रियाँ इसकी कंट्रियाँ हैं, और उनके बीच में एक व्यापारिक समझौता होता है, मतलब कि फ्री एग्रीमेंट होता है। जो भी इस तरीके के देश हैं जो इसके सदस्य देश है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर से जिनकी बाउंड्रीज, मरीन बाउंड्री टच करती है, और उनसे नया भी करती है, मतलब उस एरिया में जो आती है, नॉर्थ अटलांटिक वाले एरिया में जो आती है, वो इसकी कंट्री है। ये उनके बीच में एक फ्री ट्रेड के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके फ्री ट्रेड को लिए वो है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 1949 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। मेंबर कंट्रीज 30। और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इज इन मनीला, फिलीपींस। 68 मेंबर इसके 8% है। इसका अध्यक्ष जापान से ही चुना जाता है, क्योंकि फिलीपींस जापान के पास ही थोड़ा। और ओपेक, इसे याद रखिएगा, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये दोस्तों पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन के लिए संस्था बनाई गई है, जो पेट्रोलियम कंट्री है उनको पेट्रोल के रेट को डिटरमाइन करना, उनका डेपिक्शन करना, उनका इवैल्यूएशन करना, कहाँ से किस देश में कितना ऑयल को एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना है, इस तरीके का जो भी है एक एस्टिमेट देखा जाता है, वो सब ओपेक के द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। इसीलिए जितनी भी ये गल्फ़ कंट्री हैं जहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है, इन लोगों का ही ये मेनली ग्रुप है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, क्योंकि एक बार बहुत पेट्रोलियम क्राइसिस हो गया था दोस्तों। पेट्रोलियम के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि लोग पेट्रोलियम तक खरीद नहीं पा रहे थे, तो उसको एक बैलेंस करने के लिए इसके बाद इसका एक बॉडी ऑर्गेनाइज किया गया था। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर था दोस्तों। इसमें अभी 13 कंट्री है, ये आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं कॉमनवेल्थ में। जैसे कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री दोस्तों मैं आपको बताऊं, कॉमनवेल्थ कंट्री वे होती हैं जो कभी ना कभी जो ब्रिटिश साम्राज्य है, जो ब्रिटिश एम्पायर था, उसके गुलाम रही हो। जैसे हमारा भारत रहा है, अंग्रेजों का गुलाम रहा है, वे सभी कंट्रियाँ। क्योंकि एक टाइम पे दोस्तों ऐसा था, ये कहा जाता था कि ब्रिटेन में कभी सूरज नहीं डूबता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ही ब्रिटेन का साम्राज्य था। ज़्यादातर सबसे पहले जो दूसरे देशों पे कब्जा करना शुरू किया, उनको सप्रेस करना स्टार्ट किया, ये सबसे पहले यूरोपियन कंट्री नहीं किया गया, जैसे फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, अमेरिका की खोज इवन तक पुर्तगाल वाली कोलंबस ने की थी। इस तरीके से दोस्तों यूरोप में, ब्रिटेन में
यूरोप जो था बहुत ही सबसे पहले ही जागरूक था इस दूसरे देशों पर कब्जा करना, उनकी जो मिनरल्स हैं उनको अपने देश में इंपोर्ट करना, इस तरीके के करता था। और वही कंट्री आज कॉमनवेल्थ कहलाती है, जिन पे कभी ना कभी ब्रिटिश का साम्राज्य स्थापित हुआ हो। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, 1931 में स्थापना हुई थी। मेंबर 54 हैं और वे देश जो कभी ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल हमारे पड़ोसी देश में है। 1985 में इसको एस्टेड किया गया था। इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ये पूछ ली जाती है दोस्तों। इस सार्क थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत से इसका मेंबर है ना, मेंबर कंट्री है, तो इससे थोड़ा ये रिलेटेड है, तो इससे भारत से रिलेटेड क्वेश्चन तो ओबियसली बन जाते हैं। इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1985 इन ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसके अभी 8 मेंबर हैं। ये दोस्तों मेंबर जरूर याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बहुत आता है। कौन सा इसकी कंट्री मेंबर नहीं है। इसकी कंट्री मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया। इस तरीके से देख लेंगे दोस्तों, जैसे इंडिया से टच में जितनी भी कंट्रियां हैं वो सभी इसकी मेंबर कंट्री हैं। जैसे नेपाल हो गया, टच है। अफगानिस्तान थोड़ा 108 किलोमीटर 106 किलोमीटर टच होता है पीओके के साथ। पाकिस्तान ओबियसली टच है। श्रीलंका ये मरीन बाउंड्री हमारी शेयर करता है। बांग्लादेश टच है। भूटान टच है। मालदीव ये भी हमारी मरीन बाउंड्री शेयर करता है। तो इसलिए ये 8 देश हैं। थाईलैंड को छोड़ दिएगा दोस्तों, वैसे थाईलैंड हमारे इस कंट्री से वो भी नहीं बाउंड्री शेयर भी नहीं करता है। और हाँ दोस्तों, सॉरी थाईलैंड नहीं दोस्तों, म्यांमार छोड़ दीजिएगा, म्यांमार, क्योंकि म्यांमार जो है वो हमारी इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, बट ये इट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, इसीलिए इसको थोड़ा एक्सेप्शन में याद रखिएगा। और सभी याद रखिएगा कि जितनी भी कंट्रियाँ हमारे भारत से बाउंड्री शेयर करती हैं वो सभी इसकी मेंबर कंट्री है, बट एक्सेप्शन इज म्यांमार, इसको छोड़ देगा, बस इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज द ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी फुल फॉर्म ही है ब्रिक्स की। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस इज स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 2009 में हुई थी। साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ है, मेंबर कंट्री जो बना 2010 में बना। पहले इसमें 6 वर्ष में एक अध्यक्ष, पहले 6 वर्ष तक इसका एक अध्यक्ष रहा। और इसको दोस्तों R5 भी कहा जाता है। R5 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो जितनी भी ब्रिक्स कंट्रियाँ हैं, BRIC, जितने भी ये 5 कंट्रियाँ हैं, इन सब की जो करेंसी है वो R से स्टार्ट होती है। जैसे इंडिया की रुपया हो गया, रसिया की रूबल हो गई, ब्राज़ील की रियाल हो गई, चाइना की रेनमिनबी हो गई, साउथ अफ्रीका की रैंड हो गई। इसलिए इसको R5 कहा जाता है क्योंकि इनकी करेंसियाँ स्टार्ट इज फ्रॉम R लेटर। और इसका दोस्तों जो इसका एक बैंक है NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, NDB इसी का ही बैंक है। वो सिर्फ ये जो 5 कंट्रियां हैं उनको ही लोन देता है। उनसे मतलब जो भी उनके बैंकिंग रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो सभी NDB के द्वारा ही हेल्ड किए जाते हैं। और आसियान आ गया दोस्तों। नेक्स्ट इज आसियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन फॉर, ये फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, ये थोड़ा पूछी जाती है। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका हेडक्वार्टर इज इन जकार्ता, इंडोनेशिया। एस्टेड 1967। मेंबर इज 10। और इसमें शामिल भारत इसका मेंबर कंट्री नहीं है, बिकॉज दोस्तों ये जो ग्रुप है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का है। साउथ ईस्ट मतलब जो हमारी दक्षिण और पूर्व की जो कंट्री है, मतलब जो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, जो हमसे थोड़ा साउथ ईस्ट में पड़ती हैं दोस्तों, वो कंट्री है। जबकि भारत तो साउथ एशिया की कंट्री है, भारत साउथ में आता है और ये साउथ ईस्ट का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए भारत इसका मेंबर नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको थोड़ा इसको डीपली इंटरप्रेट कर रही हूँ कि भारत आसियान का मेंबर है या नहीं, इसीलिए। और उसके जो 10 सदस्य देश हैं उसको भी याद रखिएगा। मैप से दोस्तों ईजिली याद हो जाएंगे। आप जैसे ही भारत के नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो ये सभी 10 की 10 कंट्रियाँ आपको एज इट इज़ मिल जाएंगी और उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलो मैं बता देती हूँ। म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, ये इसकी 10 कंट्रियाँ हैं। EU, यूरोपियन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का हेडक्वार्टर भी दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में था। और एस्टेड 1993।
इंग्लैंड ने इसको सदस्यता छोड़ दी है, इसकी मेंबरशिप को लीव कर दिया है, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ये करंट में रहा था ब्रेग्जिट कहा जा रहा था, काफ़ी इशू पॉलिटिकल इशू था ये ब्रेग्जिट, इसको एग्जिट BR ब्रिटेन एग्जिट EXIT एग्जिट, इसीलिए इसको ब्रेग्जिट कहा गया। और इसमें अभी 27 कंट्री है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। और दोस्तों फूड से रिलेटेड जो भी होगा उनका हेडक्वार्टर मोस्टली आपको रोम में मिलेगा। जो मतलब हमारे खाना फूड से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका हेडक्वार्टर इज इन रोम इटली। एस्टेड वॉज इन 1961 और 2020 में इसको नोबेल प्राइज मिला था शांति का। दोस्तों थोड़ा इसको इसीलिए याद रखिएगा, ये अभी करंट में बहुत इशू बना हुआ था। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएशन फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी फुल फॉर्म से ही दोस्तों बहुत कुछ झलक जाता है। इकोनॉमिक को लिए टेक्निकल सेक्टोरल में मतलब डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस तरीके का ये इनिशिएटिव है। और इसका मुख्यालय ढाका है। एस्टेड हुए थे 1997 में। फर्स्ट सम्मेलन इसका थाईलैंड में हुआ था 2004 में। और 2022 में इसका श्रीलंका में हुआ। 7 इसके सदस्य देश है, इसको याद रखिएगा, 7 सदस्य देश इम्पोर्टेंट है जी, इसको याद रखिएगा। और जो सार्क के 8 सदस्य हैं और बिम्स्टेक के 7 सदस्य हैं, इसको याद रखिएगा। और इंडिया के जो है बिम्स्टेक का सदस्य देश है, इंडिया बिम्स्टेक का सदस्य देश है और इंडिया सार्क का भी सदस्य देश है। बट साउथ ईस्ट आसियान का इंडिया मेंबर कंट्री नहीं है, ये याद रखिएगा। मैं आपको दोबारा से इसको रिवाइज करा रही हूँ। उसकी कंट्री बिम्स्टेक में ही इसकी कंट्री के नाम छिपे हैं दोस्तों। देखो जी, B से बांग्लादेश हो सकता है, I से इंडिया हो जाएगा दोस्तों, और इसका M से म्यांमार हो जाएगा, S से श्रीलंका हो जाएगा, T से थाईलैंड हो जाएगा। इसमें इसी के नाम आ रहे हैं दोस्तों, और इसमें याद रखना इसको। और नेपाल, इसमें नेपाल नहीं है, मतलब कुछ इसमें से याद हो जाएंगे, सारे इसमें से याद नहीं होंगे, कुछ इसमें से ट्रिक में ही इसके नाम हैं। और चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज दैट इंटरपोल। इंटरपोल का फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल पुलिस। जैसे दोस्तों इंटरनेशनल पुलिस, आप ये सोचेंगे कि इंटरनेशनल पुलिस की क्या रिक्वायरमेंट थी। जैसे कि हमारी इंडिया की पुलिस हो गई, वो हमारे बाहर इंडिया के जो भी मुद्दे होते हैं वो उसको सोल्व नहीं कर सकती, वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है ना। जैसे हमारी स्टेट पुलिस हो तो वो तो स्टेट तक ही सीमित है, उसकी लिमिटेशंस इज इन ओनली स्टेट, रेस्पॉन्सिबल वो सिर्फ स्टेट के लिए है। जो हमारी इंडियन की हो गई, जो हमारी सेंट्रल की जॉब आती हैं, जैसे CBI लाइक हो गया, वो हमारी इंडियन को देखती है। बट जो इंटरनेशनल क्राइम होंगे, कुछ भी बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज जैसे होते हैं, क्राइम टाइप, कोई अपराध करके इंडिया में बाहर भाग गया, तो इन सब की रेस्पॉन्सिबल जो होती है वो इन सब के जो मुद्दों को देखती है। इसीलिए इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल की स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल इशू को हैंड ओवर करने के लिए। क्योंकि सभी देश की तो पुलिस हमारे देश तक ही लिमिट होती है, उससे बाहर नहीं होती है। और ये पुलिस इंटरनेशनल जो भी हमारे इशू बनते हैं, इंटरनेशनल क्राइम होता है, उन सबको टैकल करती है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, स्थापना 1923 में होती है। UNDP, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक HDI निकालता है दोस्तों, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसकी रैंक पूछी जाती है भारत की। भारत इसमें 121 रैंक पे आया है और ये बहुत गंभीर स्थिति है भारत की। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 1965 में इसको एस्टेड किया गया था। और इसको HDI जो बनाया था, ये पूछा जाता है दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो जाता है दोस्तों, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बट इसको हम यहीं पे देख लेते हैं, जब अभी ये हम लोग इसमें पढ़ ही रहे हैं। इसकी जो HDI जो की स्थापना, मतलब HDI जो बनाया था, वो पाकिस्तान के एक महबूब उल हक और भारतीय अमर्त्य सेन ने बनाया था। इसमें HDI में 3 क्राइटेरिया देखे जाते हैं, जैसे शिक्षा हो गई, एक जीवन स्तर हो गया, एक हमारी जीवन प्रत्याशा व आर्थिक स्थिति होगी। इन तीनों को देख के बनाया जाता है HDI इंडेक्स। G7 ग्रुप्स आ गया, ग्रुप्स ऑफ 7, G7। ये पहले G8 होता था, फिर रूस ने क्रीमिया पर जब इसको कब्जा किया और तो 2014 में रूस इससे अलग कर दिया गया था, इसने मेंबरशिप इसको छोड़ दी हुई थी। अब इसमें 7 कंट्रियाँ हैं, जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, UK, फ्रांस और इटली। अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले G7 का वो हुआ था, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी G7 को एज ए गेस्ट बुलाए गए थे। और G15, ये ग्रुप ऑफ 15 होता है। G से जो भी आएगा दोस्तों ग्रुप से ही, G ऑफ ग्रुप 15, G7 ग्रुप ऑफ 7, G20 ग्रुप ऑफ 20,
इस तरीके की इनके फुल फॉर्म है। ये विकासशील देशों का समूह है, इसमें 15 देश और भारत भी शामिल है। अब चलते हैं दोस्तों G20 पे। इसकी स्थापना एस्टेड वॉज इन 1999। इसमें 19 देश हैं, वह EU है, एक तो 19 देश है, और यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 देश हैं। इसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते हैं, जब इनकी G20 की कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और जो हमारे गवर्नर ऑफ RBI हैं वो शामिल होते हैं। और G77 पे चलते हैं दोस्तों। G77 एस्टेड वॉज इन 1964, हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा। भारत इसका सदस्य है, वर्तमान में इसके 130 देश है। और अरब लीग लास्ट इज अरब लीग, इसका हेडक्वार्टर काहिरा मिस्र में है। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों ये हमने सभी के सभी जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट है, वो हमने सभी कवर कर लिए हैं। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मैं आपको एक प्रोमिस के साथ कहती हूँ। ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको कराई है, आप इनको सिर्फ एक बार इससे पढ़िएगा और इसी PDF से रिवाइज कीजिएगा एग्जाम टाइम में। बस आप इसको बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी अब नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।